आज इस संगोष्ठी में जो विचारणीय विषय है वह हम सभी जानते हैं। महामहोपदेशक विद्वद्वर वरेण्य श्री मधुसूदन ओझा जी द्वारा प्रणीत कादम्बिनी ग्रंथ है, जिसमें कि मुझे जो विषय प्रदत्त है वैसाखे गर्जितम भूरि से लेकर के इत्थम गर्भध्रुवा उक्ता यहाँ तक, तो मैं अपनी बात और जो आचार्य श्री के द्वारा वर्णित विषय है उसको आप सभी के समक्ष उपस्थापित करता हूं। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में वृष्टि से संबंधित अनेक ग्रंथों में चर्चा की गई है, तथापि जो आचार्य जी द्वारा वर्णित है प्रत्येक महीनों के वायु के आधार पर, शकुन के आधार पर और अन्य जो आकाश में परिवर्तन होते हैं उन सभी के आधार पर वृष्टि के संबंध में विशद चर्चा की गई है। तो वैशाख से लेकर के आश्विन पर्यंत जो लक्षण भूमंडल में, भूगोल में, खगोल में दिखाई देते हैं उन सभी के आधार पर उन्होंने अपनी बात को हम सभी के लिए, सामान्य जनमानस के कल्याण के लिए लिखा है। उसी विषय को आप सभी के समक्ष उपस्थापित कर रहा हूं। यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं कि वैशाख में यदि मेघ की गर्जना होती है, मेघ बरसते हैं, वायु का संचरण होता है, बादलों का होना तथा पंचरंगी आकाश का होना, बिजलियों का चमकना अत्यंत श्रेष्ठ कहा है। इससे शुभ वृष्टि का लक्षण समझना चाहिए। साथ ही यदि वैशाख शुक्ल दशमी और प्रतिपदा में यदि वर्षा हो जाए तो वर्षा काल सूखा जाता है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि वर्षा न हो तो वर्षा ऋतु में भी सूखे मेघ दिखाई देते हैं। कई ज्योतिषाचार्यों का मत है कि वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और पंचमी को यदि बादल न हो तो वर्षा ऋतु में भी वृष्टि नहीं होती है। वैशाखे गर्जितम भूरि सलिलम पवनो घनः शुभाय पंचवर्णम खम विद्युत पाते घटत्कृति वैशाख शुक्ला प्रतिपद दशमी चा निरीक्ष्यताम सजला निर्जला ज्ञेया निर्जला सजला भवेत् इत्यादि। इसी प्रकार अक्षय तृतीया के विषय में आचार्य श्री अपने इस कादम्बिनी पुस्तक में कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कई प्रकार से मेघों का और अन्य शकुनों का लक्षण देख करके पूरे वर्ष पर्यंत जो वृष्टि है उसका लक्षण कहना चाहिए। शकुन परीक्षा, सिकोरे द्वारा परीक्षा, काक परीक्षा, बिंब परीक्षा, धान्य परीक्षा, लोष्ट परीक्षा, नक्षत्र परीक्षा, गर्भ परीक्षा, वायु परीक्षा, उग्रवाद आदि परीक्षा के विषय में भी आचार्य श्री ने कहा है। राधे शुक्ले द्वितीयायाम तृतीया संभवे निशि याचेतान्य गृहं गत्वा कर्तवर्ष परीक्षणम तस्मै प्रसन्नो दद्यात् शुभम प्रीतम चतमाशते तदा वर्ष शुभम विद्यात् तदान्यथा भवेत्। अर्थात वैशाख में अक्षय तृतीया के दिन वर्षा के लिए विशेष परीक्षा की जाती है। इसका यह जो कारण है वह यह है कि अक्षय तृतीया के दिन हम सभी देखते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका अक्षय फल मिलता है। तो अक्षय तृतीया के दिन जो भी आकाश में परिवर्तन होते हैं उसका शकुन पूरे वर्ष भर हमको देखने को मिलता है, जिसमें सर्वप्रथम आचार्य जी के द्वारा शकुन परीक्षा के संदर्भ में कहा गया है कि यदि वैशाख शुक्ल द्वितीया की रात्रि में जिसमें तृतीया आ गई हो उस दिन किसी पड़ोसी के घर में जाकर कोई वस्तु अथवा इच्छित पदार्थ मांगना चाहिए और उसके द्वारा फिर संपूर्ण वर्ष का वृष्टि परीक्षा कैसे होगी, उससे क्या लाभ होगा इत्यादि के विषय में कहना चाहिए। जैसे यदि गृह स्वामी उस याचक को प्रसन्नता पूर्वक मनोभिलषित वस्तु दे तथा शुभ व मीठे वचन बोले तो उस वर्ष उत्तम वृष्टि का योग समझना चाहिए।
यदि इससे विपरीत हो तो फल भी उल्टा समझना चाहिए, अर्थात वर्ष भर अल्प वृष्टि ही होगी। इसी तरह वैशाख शुक्ल द्वितीया की रात्रि को किसी के घर जाकर स्त्री पुरुष की बातचीत सुने, वे जैसी बातें करते हैं वैसा ही उस वर्ष का फल समझना चाहिए। अर्थात यदि वे राजी खुशी का प्रेम आलाप करते हैं तो उस वर्ष श्रेष्ठ वृष्टि होगी ऐसा जानना चाहिए, तथा यदि उनमें कलह युक्त वार्तालाप हो रहा हो तो वर्ष भी खराब ही रहेगा ऐसा विचार एक दैवज्ञ को करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कुम्हार के से 4 सिकोरे लाकर उनमें क्रम से आषाढ़, रावण, भाद्रपद की बना करके जल भर देना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि सबसे पहले शीघ्र ही कौन से महीने वाले सिकोरे से किस दिशा में जल बहता है। जिस महीने के सिकोरे से और जिस दिशा को शीघ्र ही जल बहे उस महीने में उसी दिशा से खूब वृष्टि होगी ऐसा जानना चाहिए, तथा जिसमें सबसे बाद में जल बहे उस मास में वृष्टि नहीं होगी ऐसा विचार करना चाहिए तथा समाज को इस बात से अवगत कराना चाहिए। इसी प्रकार अक्षय तृतीया को प्रातः काल में ग्राम के बाहर किसी पेड़ के नीचे कहीं भात अर्थात जो चावल होता है वह और घृत के 5 पिंड बनाकर चारों दिशाओं में एक एक पिंड और मध्य में एक पिंड रख देना चाहिए तथा पिंड के विधान से जो पूजा पद्धति बलि इत्यादि की है तो मैं कह रहा था कि जो पिंड है जी उन पिंडों को वहां पर रख करके और कहीं छिप कर रहें, फिर देखिए कि कौवा किस दिशा से पिंड को सबसे पहले खाने के लिए आता है। जिस दिशा के पिंड को कौवा आकर के खाएगा उस दिशा में सुभिक्ष होगा और यदि बीच के पिंड को खाएगा तो सभी देशों में सुभिक्ष होगा ऐसा विचार करना चाहिए। लेकिन जिस दिशा से कौवा आकर के उस पिंड को खाएगा उस आने वाली दिशा में दुर्भिक्ष होगा तथा यदि किसी पिंड को नहीं खाएगा तो उस वर्ष महामारी इत्यादि का भय समझना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार से आचार्य श्री के द्वारा वृष्टि से संबंधित विषयों को उपस्थापित किया गया है। इसी प्रकार बिंब परीक्षा के संदर्भ में वे कहते हैं कि अक्षय तृतीया को किसी पात्र में जल भरकर उसमें सूर्य के प्रतिबिंब को देखें और उससे उस वर्ष का फल विचारें। यदि उसमें लाल बिंब दिखाई पड़े तो लड़ाई झगड़ा होने की संभावना होती है, नीला और पीला दिखे तो रोग होने की संभावना, सफेद बिंब दिखे तो सुभिक्ष और धूसर अर्थात मिट्टी जैसा रंग दिखे तो चूहे इत्यादि से जो कृषक हैं, सामान्य जनमानस हैं, उनको कष्ट होता है। इसी प्रकार धान्य से संबंधित परीक्षा के संबंध में वे कहते हैं कि तृतीया को अर्थात अक्षय तृतीया को संध्या काल में किसी वृक्ष के नीचे 7 धान्य अलग अलग मुट्ठी भर के रखने चाहिए। जो धान्य रखते हुए फैल जाए वह धान्य उस वर्ष खूब पैदा होता है और जो इकट्ठा रखते समय इकट्ठा ही रह जाए समझ लेना चाहिए कि वह धान्य उस वर्ष कम मात्रा में ही पैदा होता है। इसी प्रकार लोथ परीक्षा से संबंध में आचार्य कहते हैं कि अक्षय तृतीया को जल से भरे हुए 4 घड़ों के नीचे आषाढ़ आदि जो 4 महीने हैं उनकी भावना करके अलग अलग मिट्टी के 4 पिंड उनके नीचे रखने चाहिए। घड़े से टपकते हुए जल से पिंडों की जो मिट्टी है वो जितनी भीगेंगी उतनी ही उन पिंड वाले महीनों में वर्षा होगी ऐसा विचार करना चाहिए। जिस महीने वाला पिंड सूखा रहेगा उस महीने नहीं होती है। अक्षय तृतीया को चंद्रमा सूर्य से बाईं तरफ अस्त होता हो तो वह खराब होता है, उत्तर दिशा की तरफ रहे तो वह सुभिक्ष करने वाला होता है तथा बराबर लाइन में हो तो दुर्भिक्ष होता है। इसी प्रकार
अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र और गुरुवार के होने से भी धान्य की पैदावार अच्छी होती है, और यदि यह योग न हो तो विपरीत फल समझना चाहिए। वैशाख शुक्ल द्वितीया, तृतीया और प्रतिपदा को यदि बादल आकाश में होते हैं तो वह श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन वर्षा होने से शारीरिक पीड़ा होती है, ऐसा भी जो आचार्य हैं, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, उनको विचार करना चाहिए। इसी प्रकार अक्षय तृतीया में वायु के परीक्षण से संबंधित विषयों को यहाँ पर आचार्य उपस्थापित करते हैं कि यदि अक्षय तृतीया को रात दिन पूर्व दिशा की हवा चलने से धान्य की उपज खूब होती है, तथा अश्लेषा पर यदि सूर्य आ जाए तो वह हानि करता है। इसी प्रकार अक्षय तृतीया को दक्षिण की वायु से घास की हानि, पश्चिम की वायु से सुख की वृद्धि, उत्तर की वायु से वर्षा ऋतु में 21 दिन तक मेघ गरजते हैं। इसी प्रकार अक्षय तृतीया को यदि चौतरफी हवा चले तो दुर्भिक्ष होता है, तथा राजा एवं प्रजा दोनों के लिए यह समय कष्टदायक होगा। यदि अक्षय तृतीया को पूर्व और उत्तर दिशा की से हवा चले तो वृष्टि समझनी चाहिए, और दक्षिण तथा नैऋत्य कोण की ओर से हवा चले तो वृष्टि में कहीं न कहीं रुकावट पैदा होती है। कई विद्वानों का मत है कि पश्चिम दिशा की ओर से यदि हवा चलती है तो खूब वृष्टि होती है। आकाश में बादलों की चाल देखकर भी वायु की गति की पहचान करनी चाहिए। अक्षय तृतीया से 5 या 7 दिन के अंदर यदि खूब हवा चलती है तो धान्य कम पैदा होता है, और इसके बाद चले तो विशेष धान्य की पैदावार होती है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार वैशाख मास के संदर्भ में आचार्य कहते हैं कि चतुर्था शुक्ल वैशाखे संध्यायाम उत्तरे नीलः सुभिक्षायात पंचम्याम पूर्ववातो महार्घकृत। वैशाखे पंचमी शुक्रा यदि गर्जति वर्षति पूर्ववातो दिनम यावत भाद्रे धान्या महर्घता। अर्थात वैशाख शुक्ल चतुर्थी को सायंकाल के समय यदि उत्तर दिशा की ओर हवा चलती है तो वह संपूर्ण वर्ष सुभिक्ष फलदायक होता है, और पंचमी के पूर्व ही हवा चले तो वह महंगा ही तो करने वाली होती है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को यदि बादलों की गर्जना हो तो वर्ष भर हो तो वर्षा, और दिन भर पूर्व की ओर से हवा चले तो भाद्रपद में धान्य महंगा होता है, ऐसा विचार करना चाहिए। इसी प्रकार यदि आकाश में बादल छाए रहें तो शीघ्र ही वृष्टि होगी, ऐसा भी यहाँ पर आचार्य श्री के द्वारा चिंतन किया गया है। इसी प्रकार वैशाख शुक्ल एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी को बादल होने से वर्षा तथा दुर्भिक्ष होता है। यदि इन तीनों दिनों में बादल न हो तो वह वर्ष अच्छा समझना चाहिए, किंतु कतिपय आचार्यों का कथन है कि वैशाख शुक्ल पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी और त्रयोदशी इन तिथियों में वर्षा का होना उत्तम फलदायक होता है। यदि वैशाख पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण हो तो धान्य की कमी समझनी चाहिए, और वह कमी किन किन प्रदेशों में होगी, कहां कहां पर होगी, इसके संबंध में आचार्य कहते हैं कि पांचाल जो प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत, इन राज्यों में धान्य की पैदावार कम होने से आर्थिक कष्ट वहां के लोग प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार ज्येष्ठ के संबंध अर्थात ज्येष्ठ मास के विषय में कहते हैं कि गर्जितम ज्येष्ठ शुक्ले तु गर्भनाशाय जायते स्फूर्जत दुश्चित तदा वृष्टिर नास्ति श्रावण भाद्रयोः प्रथमायाम तिथो ज्येष्ठे रवि भौम बुधे क्रमात् वायुर्व्याधिश्च दुर्भिक्षम गुरु शुक्रेन्दुभिः शुभम। अर्थात यदि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में मेघ गर्जना हो तो गर्भ का नष्ट होता है, और मेघ कड़कने से वज्र सी आवाज होने से श्रावण और भाद्रपद में अनावृष्टि होती है, ऐसा विचारना चाहिए।
ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को यदि रविवार हो तो हवा विशेष रूप से चलती है। होमवार यानी मंगलवार को हो तो रोगदायक होता है, बुधवार को हो तो दुर्भिक्ष होता है, तथा यदि इस दिन गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार हो तो वह वर्ष भर श्रेष्ठ फलदायक माना गया है। किंतु यदि इस तिथि को शनिवार हो तो जल का नाश और प्रजा का क्षय करता है। इस तरह ज्येष्ठ की प्रतिपदा को वारों का विशेष फल देख करके दैवज्ञ को चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को यदि चंद्रमा सूर्य से बराबर की लाइन में रहे तो सामान्य फल, बाएं रहे तो सुभिक्ष और दक्षिण की ओर रहे तो दुर्भिक्ष समझना चाहिए। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का योग होने से आने वाले समय में महंगाई अधिक होती है। यह भी विचार आचार्य के द्वारा यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार मासादि रोहिणी के विषय में आचार्य कहते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ले तो रोहिण्या योगम सम्यक परीक्षयेत अनचेस्यादना वृष्टि साधे वृष्टि सुभिक्षता अभ्रेस्तु मध्यमा वृष्टि दृष्टो वृष्टिरनुत्तमा रोहिणी जलपातेना भयमीतेर विनश्यति। यानी ज्येष्ठ शुक्ल में रोहिणी योग की अच्छी तरह से परीक्षा करनी चाहिए। यदि रोहिणी नक्षत्र के दिन बादल न हो तो वर्षा ऋतु में अनावृष्टि होती है, और बादल हो तो वर्षा और सुभिक्षता रहती है। किसी आचार्य का मत है कि बादल होने से मध्यम वृष्टि होती है और वृष्टि होने से खराब वृष्टि होती है, अर्थात अत्यधिक वृष्टि होती है। रोहिणी के दिन जल गिरने से इति इत्यादि का भी भय रहता है। रोहिणी नक्षत्र पर सूर्य रहते हुए रोहिणी से यदि चंद्रमा का कहीं पर कोई संयोग खगोल में हो जाए तो उस स्थिति में देश में दुर्दशा का करने वाला दुर्भिक्ष पड़ता है। रोहिणी नक्षत्र पर सूर्य जब 13 दिन यानी 13 दिन तक रहता है तो उन दिनों में द्वितीया के दिन यदि चंद्रमा का कहीं कोई दैव योग से रोहिणी नक्षत्र के साथ संयोग हो जाता है तो वह महाभय प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार से रोहिणी के संबंध में आचार्य विस्तृत वर्णन अपने कादम्बिनी ग्रंथ में कहते हैं। इसी प्रकार पवन धारणा के संबंध में कहते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी से 4 तिथियां अर्थात नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन तिथियों को वायु धारण ये कहलाती हैं, जिनमें मृदु, स्निग्ध, स्थगिताभ्र यानी बादलों को रोकने वाली वायु का होना श्रेष्ठ कहा गया है। इन दिनों में बिजलियां, जल की बूंदें और धूलिका के सहित हवा का चलना, सूर्य चंद्रमा पर गदल का छा जाना, ये सब शुभ धारणा के लक्षण कहे गए हैं। इन दिनों में सूर्य चंद्रमा के सुंदर और साफ कुंडलन का होना, इकट्ठे हुए स्निग्ध बादलों का होना तथा उन बादलों की दक्षिण गति होना आदि शुभ धारणा के लक्षण आचार्य ने कहे हैं। इन चारों तिथियों में एक तरह के लक्षण दिखाई देने से जो श्रवण आदि महीने हैं उनमें अच्छी वृष्टि होती है, किंतु यदि इन दिनों में कुछ वर्षा हो जाए अथवा कुछ अंतर से ये लक्षण दिखाई दें तो ये अशुभ फलदायक होते हैं, ऐसा भी विचार करना चाहिए। इसी प्रकार प्रवर्षण के संबंध में आचार्य कहते हैं कि ज्येष्ठा शुक्ला पूर्णिमा के दिन अर्थात ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यदि मूल नक्षत्र पड़े तो उसके आगे से पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा इत्यादि नक्षत्रों के क्रम से 27 नक्षत्रों तक वर्षा की परीक्षा करनी चाहिए। प्रायः ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मूल या ज्येष्ठा नक्षत्र आता है और ज्येष्ठ की पूर्णिमा के समाप्त होने पर पूर्वाषाढ़ा आदि 27 नक्षत्रों में यदि वृष्टि होती है तो जल को ताप करके ऋतुओं के क्रम से वर्षा का विचार करना चाहिए। जल नापने की विधि के संबंध में आचार्य का कथन है कि जमीन में 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा और 1 हाथ लंबा गड्ढा खोदना चाहिए। इसमें जो
वर्षा के नाप की विधि है, वे उसमें बताते हैं कि यदि 50 तोलों का एक आढ़क होता है और 4 आढ़क का एक द्रोण होता है, ये द्रोण ही वृष्टि मापने का अंतिम मान कहा गया है। फिर स्वाभाविक रीति से अर्थात किसी ग्रह की रुकावट न होने से नक्षत्रों में जितने द्रोण जल बरसता है वह कहा गया है। जैसे द्रोण की चौथाई अर्थात एक आढ़क का नाम प्रस्थ है और द्रोण को जल के नाम में अक्षर इस नाम से भी पुकारते हैं। धनिष्ठा, रेवती, चित्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ा और मृगशिरा ये नक्षत्र में 16, इन नक्षत्रों में 16 द्रोण, स्वाति, ज्येष्ठा, सतविसा इनमें 4 द्रोण, मघा, अनुराधा, भरणी, श्रवण और मूल इन नक्षत्रों में 14 द्रोण, उत्तराषाढ़ा, पुनर्वसु, विशाखा इन नक्षत्रों में 20 द्रोण, कृतिका में 10 द्रोण, उत्तरा, भाद्रपदा, रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी में 25 द्रोण, अश्लेषा में 13 द्रोण, पुष्य और पूर्व फाल्गुनी में 15 द्रोण, आद्रा में 18 द्रोण और अश्विनी में 12 द्रोण जल होता है। यह भी आचार्य श्री के द्वारा यहाँ पर विस्तृत रूप में बताया गया। आगे वे अपने ग्रंथ में कहते हैं कि अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि और अनावृष्टि इत्यादि किसे कहा जाता है, तो वे कहते हैं कि यदि 10 योजन अर्थात 40 कोस के वृत्त में हुई वर्षा को न अल्प और ना ही अतिवृष्टि कहते हैं। 12 योजन अर्थात 48 कोस से आगे बरसने को वर्षा कहते हैं। जिन नक्षत्रों में जैसी वर्षा हुई हो वैसी ही वर्षा फिर उन्हीं नक्षत्रों पे सूर्य के आने से होती है। यदि पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में वर्षा न हो तो अनावृष्टि समझनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर विस्तृत रूप में चर्चा की गई है, किंतु समय की मर्यादा को देखते हुए मैं कुछ कुछ बिंदुओं का ही यहाँ पर उपस्थापन कर रहा हूँ। इसी प्रकार आषाढ़ की पूर्णिमा के संदर्भ में भी आचार्य ने विस्तृत चर्चा की है अपने ग्रंथ में। यदि आषाढ़ी पूर्णिमा को जितनी घड़ी मूल होता है उतना ही दुर्भिक्ष समझना चाहिए, अर्थात इस दिन जितनी घड़ी मूल रहेगा उन घड़ियों की तिहाई संख्या में विश्व में दुर्भिक्ष होता है। आषाढ़ी पूर्णिमा में मूल अथवा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होने से साल भर संपूर्ण देश में धान्य मध्यम रूप में पैदा होता है। इस प्रकार रोहिणी योग के संबंध में भी आचार्य ने विस्तृत चर्चा की है अपने इस कादम्बिनी ग्रंथ में। फिर श्रावण मास के विषय में आचार्य कहते हैं कि श्रावणे शुक्ल पक्षे तु सिंह संक्रांति संभवः समुद्रे पूर्ण वृष्टि स्यात् अन्य दिशे तु कुत्रचित्, अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष में यदि सिंह राशि के ऊपर सूर्य का संक्रमण हो तो समुद्र में अर्थात जो ऐसे देश हैं उन देशों में पूर्ण वर्षा होती है, किंतु अन्य जो देश हैं वहां पर कहीं कहीं ही वर्षा होती है। इसी प्रकार कर्क संक्रांति में वर्षा हो और सिंह की संक्रांति में वर्षा न हो तो कन्या की संक्रांति आने पर वायु रहित वर्षा होती है, अर्थात उसमें वायु बहुत ही कम होगी, केवल वर्षा ही होगी। इसी प्रकार कर्क राशि पर जब सूर्य का प्रवेश हो तो उस समय बृहस्पति यदि सूर्य को पूर्ण अथवा चौथाई दृष्टि से भी देखता हो तो उस वर्ष अच्छी वृष्टि होती है। इसी प्रकार कर्क संक्रांति के दिन से 10 दिनों के भीतर यदि बुध का उदय हो जाए तो भी श्रावण शुक्ला में अच्छी वृष्टि होती है। ऐसा यहाँ पर आचार्य श्री के द्वारा विचार किया गया है। इसी प्रकार भाद्रपद मास के संबंध में आचार्य कहते हैं कि प्रतिपद सप्तमी भाद्रे द्वादशी चा त्रयोदशी पूर्णिमा चा सुवारण्याम श्रितेर मेघे प्रवर्षणः। भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा, सप्तमी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा के दिन पश्चिम में बादलों के होने से अच्छी वृष्टि होती है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को चंद्रमा यदि दिखाई न दे तो उस वर्ष भर धान्य की अच्छी उत्पत्ति होती है।
तथा भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मंगलवार और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो तो बड़ी बड़ी घटनाएं देश में होती हैं, जैसे अनावृष्टि, कहीं पर भूकंप आ जाएगा, बाढ़ इत्यादि घटना होती हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। इसी प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गुरुवार होने से तथा उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के होने से, सोमवार के होने से, हस्त नक्षत्र के होने से और भृगुवार के दिन अर्थात मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र होने से निस्संदेह ही सुभिक्ष होता है, ऐसा भी यहाँ पर आचार्य ने विचार किया है। फिर आगे वे बात करते हैं आश्विन मास की, तो नापेक्षते गर्भ सिद्धिम चतुर्थीम पंचमी तिथि ही ग्रह योग वशात देवा अश्विने वर्षति तत्शुभम। अश्विन के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि में गर्भ सिद्धि की परवाह नहीं करती। तात्कालिक ग्रह योगों से इन दिनों में जो वर्षा होती है वह अत्यंत ही शुभ कही गई है। आश्विन शुक्ल चतुर्थी और पंचमी में भी शीघ्र ही गर्भ हो जाए तो 5-7 दिनों में ही पृथ्वी एक समुद्र के समान हो जाती है। आश्विन शुक्ल चतुर्थी को सूर्योदय के समय श्वेत बादल होने से संसार के कल्याण के लिए अच्छी वृष्टि होती है, ऐसा आचार्य ने यहाँ पर विचार किया है। इसी प्रकार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, अष्टमी और दशमी को आकाश में बादलों की घटा दिखाई देने से भी तात्कालिक वृष्टि होती है। इस प्रकार आश्विन मास के विषय में भी विस्तृत चर्चा आचार्य श्री ने अपने ग्रंथ में की है। फिर आगे वे सिंहालोक, जैसे सिंह की दृष्टि होती है ऐसे उसी प्रकार 12 महीनों की तिथियों की विस्तृत परीक्षा लिखने के अनंतर प्रत्येक महीने में खास खास जो व्योम में, आकाश में परिवर्तन होते हैं उनकी परीक्षा वे लिखते हैं कि मागे हिमम न पतितम वातो वाति न फाल्गुने चैत्रे नाभ्राणि वैशाखे करकापतनम यदि ज्येष्ठे चंडा तपस्युत्स्यात् प्रावृत्काले तदागते अतिशुभा भवेत् दृष्टि इत्याहुर्दैव चिंतका। अर्थात माघ महीने में यदि शीत न पड़े, फाल्गुन में वायु न चले, चैत्र में बादल न हो, वैशाख मास में ओले गिरे और ज्येष्ठ मास में प्रचंड धूप पड़े तो वर्षा ऋतु में बहुत ही कम वृष्टि होती है, ऐसा विचार करना चाहिए। इसी प्रकार माघ में यदि बादलों की घटा न हो, चैत्र में जल न वर्षे और अक्षय तृतीया को गर्जना न हो तो अनावृष्टि संपूर्ण वर्ष होती है, ऐसा विचार करना चाहिए। इसी प्रकार माघ में गर्मी पड़े, ज्येष्ठ में शीत पड़े और श्रावण में ठंडी वायु चले तो भी अनावृष्टि का योग होता है। माघ में इसी प्रकार आगे कहते हैं कि माघ में ठंड न पड़े, ज्येष्ठ में मूल नक्षत्र पर बादल हों या आद्रा में जल न बरसे तो दुष्काल समझना चाहिए। चैत्र में बिजली न चमके, वैशाख के प्रारंभ में जल वर्षे और ज्येष्ठ अत्यधिक तपे तो अत्यंत सुवृष्टि समझनी चाहिए। चैत्र में ठंड के कारण यदि शरीर कांपने लगे, वैशाख में ओले की झड़ी लगे और ज्येष्ठ में आकाश निर्मल रहे तो समझना चाहिए कि वर्षा अच्छी होगी। पौष में गर्मी हो और वैशाख में ठंड हो तो आषाढ़ में कुछ वृष्टि हो जाती है, लेकिन श्रावण और भाद्रपद मास में वृष्टि नहीं होती है, ऐसा भी आचार्य श्री ने यहाँ पर विचार किया है। इस प्रकार समग्र ग्रंथ में वृष्टि के संबंध में बहुत ही सूक्ष्मता से आचार्य श्री ने चिंतन किया है। इस महीने में वायु के संचरण से अन्य जो शकुन हैं उनके द्वारा वृष्टि पूर्ण वर्ष में कहनी चाहिए, इनका सूक्ष्मता से वर्णन किया है।